इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब व्यवसायिक ढांचा कैसा था। डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको स्टार्ट करने से पहले जरा जल्दी जल्दी मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं और अपने सजेशंस मुझे जरूर बताओ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा अभी पीछे कि सर बेहतर रहेगा अगर थोड़ा सा आप हिंदी में भी बता दिया करो। तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि भाई हिंदी में भी थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हो। ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे चार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला रेलवे, दूसरा रोड्स, तीसरा वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट और चौथा है कम्युनिकेशन। बेसिकली ये चार साधन होते हैं किसी भी कंट्री में जो उस कंट्री को ग्रोथ के लिए एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रेलवे की। रेलवे की कहानी तो काफी हद तक आपने पीछे पढ़ी थी, बट थोड़ा यहाँ पे और डिटेल में चर्चा करते हैं। 1850 मैंने बताया था आपको कि 1857 में 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद आपको पता है ये जो अंग्रेज थे वो इंडिया पे एक तरीके से जो एक अपनी पैठ है, एक अपनी ग्रिप है, वो बनाने में लग गए। तो इन्होंने 1850 में रेलवे की शुरुआत की और 1853 में ये रेलवे जो है इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। अब ये सिचुएशंस कैसी थी वो यहां पे देखो। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था भाई इसका, रेलवे आया तो इंडिया को क्या फायदा हुआ। तो चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक तो सस्ता साधन है। आप में से भी बहुत सारे लोग जब बस से हम सफर करते हैं तो बस से सफर करना और ट्रेन से सफर करना जो है बहुत फर्क पड़ता है। बस थोड़ा महंगा पड़ता है जबकि ट्रेन जो है वो सस्ता पड़ता है। तो चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा है इंक्रीज्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। वो अभी पीछे देखा कि जैसे जो एक तरीके से हैवी सामान या ज्यादा मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना हो या कच्चा माल ही भेजना हो तो उसमें ये इसको इस्तेमाल करते थे। तो सिंपल सी बात है कि अगर पॉजिटिव इंपैक्ट देखें तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो काफी हद तक अप हुआ, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लगा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपेंड, मतलब जो हम यहां से सामान बाहर भेजने की हमारी एक क्षमता थी वो बढ़ गई। मतलब पहले से हम ज्यादा सामान जो है बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर सकते थे, बाहर की कंट्री में बेच सकते थे, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं था। अभी अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे ये सब के सब जो हैं इन भाई साहब के हाथ में था। ठीक है, ये अंग्रेजों के हाथ में था। तो मेन मोटिव क्या था, ये नेगेटिव इंपैक्ट में क्या है कि इनका मेन मोटिव था कि इंडिया के ऊपर कंट्रोल करे, इंडिया का जो कच्चा माल है वो अपने पास ले जाके वहां बनाए और इंडिया में और विदेशों में बेचा जा सके। इसका मेन मोटो ये था और इनका मेन पर्पस था इसको चलाने का भी कि ये अपना पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको प्रशासन बोलते हैं, उसको चला सके और बड़े लेवल पे। ठीक है, यहां पे लिखा है ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट था। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ऑन प्रॉफिट, इसी का पॉइंट है ऑन प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड। जैसे मैंने बताया कि अगर यहां से कच्चा माल अपने पास लेके जाएंगे और बना के विदेश में भी बेचेंगे तो फायदा सबसे ज्यादा होगा उनको, है ना। तो मेन पर्पस था कि जो मेजर पोर्ट्स थे और मंडीज थी उनको इन्होंने रेलवे से जोड़ दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई जो बंदरगाह थे यहां से कच्चा माल जो है बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी मंडियां थी उन मंडियों को जहां पे सामान भारी मात्रा में बिकता है ना, वहां मतलब एक तरीके से इन सभी चीजों को जोड़ दिया गया। तो ऑन प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड, ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट है क्योंकि उन्होंने रेलवे को अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया। नाउ रोड्स की अगर बात करें कि रोड्स कैसे थे, तो सड़कें थी उस समय, उनका मेन पर्पस था कि इनकी जो आर्मी के लोग थे उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके, जल्दी भेजा जा सके, इसलिए इन्होंने रोड्स पे काम किया। और कैरिंग आउट रॉ मटेरियल, दूसरा था कि भाई जो कच्चा माल है एक तरीके से वो रोड के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इन दो वजहों से इन्होंने रोड पे काम किया। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट जो थर्ड पॉइंट है वो कैसा था, एयर ट्रांसपोर्ट क्या था।
तो इंडिया जो था, मतलब इंडियन की अगर बात करें, भारतीय की, उनका वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो इनका मेन जो ये लोग थे अंग्रेज, इनका मेन पर्पस था कि भाई ये कॉम्पीट कर सके, इसलिए इन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट पे काम किया, ताकि यहां से सेम वही वाली बात कि यहां से जो माल है वो जल्दी जल्दी और एक अच्छी मात्रा में अपने पास लेके जा सकें, विदेशों में बेच सकें। इसलिए इनका जो मेन पर्पस था कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी से कॉम्पीट करने का, वो ये था, और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। दो मेन, ये बार बार सभी में बार बार यही पॉइंट आ रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे घूम के, कि अपने पर्पस के लिए, अपने हित के लिए इन सभी चीजों को इन्होंने इस्तेमाल किया। नाउ फाइनली इसमें एक फोर्थ पॉइंट है, वो ये है कि कम्युनिकेशन कैसा था। कम्युनिकेशन मतलब संचार। जो पोस्टल सिस्टम था इंडिया में वो 1837 में स्टार्ट हुआ, जबकि तार लाइन आपने सुना होगा, तार, तो जो टेलीग्राफी थी एक तरीके से वो 1857 में, 1837 में, और उसके बाद कुछ 20 साल बाद इन्होंने टेलीग्राफी लाइन स्टार्ट की। इन सभी का मेन पर्पस अगर गिने तो मेन पर्पस था कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, भारत पे और ज्यादा दबदबा बनाया जा सके और भारत से जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके, उन सभी फायदों के लिए इन्होंने इन सभी चीजों को इंट्रोड्यूस किया। तो होप सो ये चारों के चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। याद करके मुझे नीचे कमेंट में जब लिखते हो तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे समझ में आता है कि हाँ आप चीज़ों को पढ़ रहे हो। यहाँ मेरे सामने होते तो मैं बुलवा लेता, जो हमारे सामने बच्चे बैठे होते हैं उन सबसे हम बुलवा लेते हैं पॉइंट्स, लेकिन अभी तो नहीं हो ना सामने, इसलिए नीचे लिख के जरूर बताओ। नाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब व्यवसायिक ढांचा कैसा था। यहां पे टोटल हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे एग्रीकल्चर की सिचुएशंस के ऊपर बात करेंगे, रीजनल वेरिएशन, मतलब एक तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका जो पहला पॉइंट है, इसको जब पढ़ोगे, मतलब एक तरीके से यूं समझो कि जो एक आधारभूत संरचना होती है किसी भी देश में, उसके ऊपर एक बात हो रही है यहाँ पे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, जो काम होता था वो कैसा था। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब उसकी बनावट एक तरीके से कह सकते हो। तो इंडिया का जो एक तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर की बात करें, वो था प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कृषि जो था वो व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत था। कैसे? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर की इंडिया की, वो 72.7%, मैंने पीछे बताया था 70 से 80% का जो एक पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे लगी हुई थी। मेन सोर्स ही हमारा एग्रीकल्चर था, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 2% लोग ही वहां पे लगे थे। अमेरिका ये भी 2%, जापान इसका कह सकते हो थोड़ा ज्यादा था, 12% था, जर्मनी 4%। ये एक डाटा है, तो इस डाटा से ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का। लोग काम जो करते थे वो मेन, सब जो लोग थे वो सब खेती में लगे हुए थे। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। वहां पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, कहीं तो बहुत ज्यादा कृषि पे एक तरीके से लोग लगे हुए थे, कहीं तो ना के बराबर लगे थे। इंडिपेंडेंस के समय पे जो रीजनल वेरिएशन था बहुत ज्यादा था। अगर मैं बात करूं कि एक तरीके से ग्रोइंग, और ये जो रीजनल वेरिएशन था वो एक तेजी से बढ़ रहा था। कैसे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब की डिपेंडेंसी जो थी एग्रीकल्चर पे वो ना के बराबर थी और धीरे धीरे कम भी हो रही थी यहाँ पे। जबकि यहाँ पे अगर बात करें उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इनका डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे बढ़ता जा रहा था। तो देख रहे हो कि ये वही वाली बात होगी कि एक जो है वो अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो सिचुएशन था वो गिरता जा रहा था। यहाँ पे जो कृषि पे डिपेंडेंसी थी वो ना के बराबर होती गई, कम होता गया, जबकि यहाँ पे जो है वो बढ़ता चला गया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिपेंडेंसी ऑन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब ये क्या है जी? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंगेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें
तो इंडिया का सिर्फ 9% था इंडस्ट्री का पार्ट, मतलब इंडिया की एक तरीके से जो पार्ट बोले तो उसमें 9% ही पॉपुलेशन जो थी वो इधर लगी हुई थी, जबकि यूएसए में 32%, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 42% है ना, एंड जापान में 39%। जापान भी ज्यादा आगे, इंग्लैंड भी आगे, यूएसए भी आगे, जबकि हम यहाँ पे पिछड़ रहे थे। 9% ही हमारा उसमें एक तरीके से रोल था। इसमें अगर थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करें तो अगले पेज पे डिस्कस किया है मैंने कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। ये कैसी थी? अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। ये कैसा था? जो अभी हमने इंडस्ट्रीज की बात की, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है और इसमें आपको तीनों सेक्टर मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब ये प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं जो कृषि से संबंधित होती है, सेकेंडरी जो एक तरीके से उद्योग धंधों से होती है, और टेरिटरी एक तरीके से जो जिसमें सर्विस सेक्टर आता है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बैंकिंग की सर्विसेज, ये सब सर्विस सेक्टर होता है। सबसे ज्यादा 72.7% प्राइमरी सेक्टर से था, टेरिटरी सेकेंडरी सेक्टर से 10.1 और टेरिटरी से 17.2%। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या था। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आती है जो वन एक तरीके से वन रोपण होता है, मछली पालना फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, प्लांटेशन बागवानी करना एक तरीके से, और माइनिंग खनन, कोयला हो गया, सोना हो गया या तेल हो गया, इस सबको निकालना प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। और इसमें कृषि का जो रोल था वो बहुत बड़ा था, बाकी तो कम थे। टोटल 72.7% जो था इसका पार्ट था। यहीं अगर बात करें हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की तो 10.1% था। इसमें स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट आता है। देख सकते हो इसका कितना छोटा पार्ट था। जबकि अगर हम टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो 17.2% था। इसमें कम्युनिकेशन आता है, इसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन आता है, जैसे यातायात एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो सर्विसेज हैं उसकी बात हो रही है। और अदर सर्विसेज, ये 3 चीजें आती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ये सब इसका पार्ट है। तो अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे 4 पॉइंट के ऊपर हमने बात की। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन बढ़ता जा रहा था, इंडस्ट्री जो थी उसका मतलब एक तरीके से इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, मतलब लोग इंडस्ट्री में कम से कम लगे हुए थे, और एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, मतलब प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे और टेरिटरी पे। मेरे ख्याल से ये चारों के चारों पॉइंट जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके अंदर और कुछ बचता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने सब डिस्कस कर लिया। पूरे चैप्टर का जो नोट्स है मैंने आपको बताया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर वो लिंक एक्टिव नहीं है। मैंने आपको बोला है 2 से 3 दिन का आप टाइम दो, हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको निपटा लेंगे। तो 2 से 3 दिन बाद आप दोबारा से चेक करना नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको लिंक एक्टिव मिल जाएगा। आज अगर जो वीडियो देखोगे उसकी बात करो, नहीं तो 2 से 3 दिन बाद ये लिंक दिखेगा। तो जो नोट्स है जितने भी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास कोई भी बुक है, आपके पास किसी भी राइटर की किताब है, उसको जरूर रीड करो। इन जो नोट्स बताया उस नोट्स को सुंदर से बनाओ, है ना, और डेली बेसिस पे अपने रजिस्टर को रिवाइज करो। ये बहुत जरूरी है डियर। पता है क्या है, अगर आपकी आदत अच्छी होगी चीज़ों को रिवाइज करने की, आप अच्छे से रिवाइज करोगे तभी जाके मज़ा आएगा। कहते हैं ना कि पीछे की चीज़ें भूलते गए और आगे याद करते गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करो कि हर 2 दिन में रजिस्टर उठाओ, या कोशिश करो कि हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन क्लास लेते हैं, क्योंकि हम लोग, पता तो है आप सभी को, तो जो क्लास लेते हैं हम लोग, इसकी कोशिश करो आप कि भाई जो क्लास लेने से पहले का टाइम है, जैसी क्लास ले ली उसके बाद रजिस्टर में जब नोट करते हो तो पिछली चीज़ें भी रिवाइज करो। इससे लंबे टाइम तक आप याद रख पाओगे। ठीक है, अगली क्लास में मुझे ये बताओ, नीचे कमेंट में मुझे ये बताओ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर चालू किया जाए या इंडियन इको का ही कोई चैप्टर चालू किया जाए। मैक्रो इको का चालू करे तो कौन सा चैप्टर चालू करे, अगर इंडियन इको का चालू करे तो कौन सा चालू करे, मुझे नीचे में कमेंट करके बताओ। और डियर एक्टिव रहो पूरी क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर करके, ताकि मैं आपकी बातों को समझ सकूं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।